दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी हैं करते तो चर्चा नहीं होती। कल क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कटिहार से अपनी 2 दिनों की सेवा यात्रा से पटना पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, दुआ देते हैं जीने की और दवा देते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। इसके जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मंगल पांडे ने कहा, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा, हम दुआ भी देते हैं, दवा भी देते हैं। हम जिसे दोस्त बनाते हैं उन्हें हम कभी दगा नहीं देते। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में सबकी निगाहें बिहार की राजनीति पर आकर टिक गई है और हम भी देखते हैं आपकी आवाज में कि कल क्या होगा। दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही है। हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी हैं करते तो चर्चा नहीं होती। नीतीश कुमार के कटिहार से पटना लौटने के बाद पटना की सियासी फिजा बड़ी तेजी से बदली। बयानों और शायरी के जरिए ऐसे तीर चले कि घायल गठबंधन आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। नीतीश ने पटना पहुंचते ही बीजेपी पर वार किया और कहा कि दुआ जीने की करते हैं तो दवा मरने की देते हैं। इसके जवाब में मंगल पांडे ने भी शायराना अंदाज में जवाब दिया और इसी बीच लड़ाई तब और तल्ख हो गई जब सरकार ने 23 तारीख को पटना के मिलर मैदान में होने वाली सभा के लिए सरकार ने इजाजत नहीं दी। यानी बीजेपी और जेडीयू की लड़ाई अब ताकत की जोर आजमाइश में उतर आई है। इस बीच बीजेपी के सभी विधायकों को 17 जून को पटना में रहने का निर्देश दिया गया। क्या बीजेपी को विधायकों के टूटने का खतरा है? दूसरी ओर आज शाम जेडीयू की कोर कमेटी की बैठक में गठबंधन पर गंभीर चर्चा हुई। चलिए, इस तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं और साथ ही साथ हमारे संपादक भी जुड़ेंगे। पहले परिचय करा दें। स्टूडियो में हमारे साथ हैं शकील अहमद साहब, हैं कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे पास हैं रामानुज प्रसाद जी, हैं आरजेडी के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ लीडर, आपका भी स्वागत है। और सुधीर शर्मा जी जो कि बीजेपी के महामंत्री हैं और युवा ही कहूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आज पूरे एकदम नए लुक में आए हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ अभिरंजन कुमार जी जुड़े हैं, आर्यन न्यूज के संपादक, आपका भी स्वागत है। अभिरंजन जी, हम आपके पास आए उससे पहले हम सुधीर शर्मा जी से जरा जानने की कोशिश करते हैं। सुधीर शर्मा जी, 17 साल आप साथ चले, आज शेर व शायरी का वक्त आ गया। अक्सर लोग देखता है कि जब तनाव में आ जाता है या तो प्यार से बिछुड़ जाता है तो शेर व शायरी करने लगता है, उसके बाद अंतिम परिणति होती है कि भाई अब तलाक ही है। तलाक कब ले रहे हैं आप? देखिए, सच ही कहा कि हम दवा भी देते हैं, दुआ भी देते हैं, दगा नहीं देते हैं। हमारा और नीतीश जी का साथ, दुर्दिन का साथ, आज सुदिन में हम लोग हैं, लेकिन हमारा साथ तब हुआ था जब नीतीश जी की समता पार्टी बहुत छोटी पार्टी थी। 7 विधानसभा में उनके सदस्य जीत करके आए थे और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन करके बिहार विधानसभा में पहुंची थी। हमारा सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी और हमारे अपोजिशन में हमारे अपोजिशन लीडर बने। तब हमने नीतीश कुमार जी के साथ गठबंधन किया और उस समय से पूरा सम्मानजनक ढंग से गठबंधन हम लोगों ने निभाया। गठबंधन धर्म का बाखूबी पालन किया। गठबंधन में कहीं कोई अगर जीत भी आई तो हमने आगे बढ़ करके उसका समाधान निकाला, मुश्किल से निजात पाई। और जो 7 दल वाला समता पार्टी आज बिहार में रूलिंग पार्टी है और हमने बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के निर्माण के लिए
अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया, अपने आप को तिरोहित करने का काम किया और कहीं से भी दगा देने का काम नहीं किया। हमने इसका फ़ायदा कभी उठाने की कोशिश नहीं की कि हम मजबूत हैं, हम बड़े दल हैं, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, तो हम कहीं से किसी को ब्लैकमेल करें, दबाव की राजनीति करें, ऐसा काम हम लोगों ने नहीं किया। अब दगा कौन दे रहा है? मैं बताता हूँ। अभी भी पिछले 7.5 साल से हम लोग सरकार चला रहे हैं बिहार में। बिहार की जनता ने पिछले 5 वर्षों के काम को देख करके लालू प्रसाद के कुशासन से हम लोगों ने निजात दिलाई बिहार की जनता को, और उसके बाद हमारे 5 वर्षों के काम को देख करके बिहार की जनता ने दोनों दलों को एक मजबूत जनादेश दिया। दोनों दलों को मिला जुला शासन चलाने के लिए जनादेश दिया और हम शासन चला रहे हैं। तो हम अपने तरफ से कभी भी नहीं चाहे हैं कि ये जो जनादेश है उसका अनादर हो, गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो, हम कहीं से अलग हों। बिहार की जनता जिस जनादेश के जरिए बिहार का शासन चलाने के लिए दोनों दलों को एक ये दिया था, उसका पूरी तरह से पालन करते हुए हम चल रहे हैं। और हमने अपने तरफ से कोई ऐसा कोशिश नहीं किया है कि दोनों दलों का गठबंधन टूटे। और बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, जो मत दिया है हम लोगों को, बिहार के विकास के लिए, बिहार को उन्नति का शिखर पहुंचाने के लिए, उसको कहीं से धोखा का अनुभव हो। अब बाकी जो निर्णय लेना है, आज नीतीश कुमार जी को, जनता दल यूनाइटेड को, इस तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, पिछले इतिहास को याद करते हुए, गेंद आप जदयू के पाले में डाल उनको निर्णय लेना है कि वे क्या करते हैं। रामानुज जी, गेंद जदयू के पाले में है, ये इंतजार कर रहे हैं, इनके ऊपर तोहमत क्यों लगे? स्थितियां जो बड़ी तेजी से बदली है हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में, आपकी निगाहें बनी हुई हैं, इस बदले हुए हालात में राजनीति किस ओर जा रही है बिहार की, या कहिए गठबंधन की राजनीति किस ओर जा रही है? देखिए, गठबंधन की राजनीति का दौर तो देश में चल रहा है, इसको कोई इनकार नहीं करेगा। गठबंधन की राजनीति का दौर है। कोई भी दल ये नहीं कह सकता कि हम अकेले दम पर देश की राजनीति, राज्य की राजनीति करने की स्थिति नहीं रह गई है, क्योंकि मतदाताओं के जो मत के रुझान हैं, जो वोटिंग बिहेवियर है, वो इतने कारण और कारक से प्रभावित हो रहे हैं कि कोई एक दल आज दावा नहीं कर सकता। वैसे है, कहीं कहीं देखा जा रहा है। जहाँ तक सवाल बिहार के संदर्भ में और इन लोगों के जो मामले हैं, आप पूरे के पूरे कह सकते हैं अभी तक तो हम लोगों को नूरा कुश्ती ही लग रहा है। कल क्या होगा, अभी तो प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगाए हुए हैं। सब ये लोग अपने फेलियर्स को, जब सुशासन का पोल खोलने लगा, हालांकि सुधीर जी को पता है लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, नहीं बता रहे यहाँ हैं, पे पता नहीं खोलेंगे। अब क्या होना तो ये है, लेकिन जब हम लोग कैसे, हम लोग तो ये कहेंगे कि स्टैंड क्लियर करें। नीतीश जी की हालत गुड़ खाए गुरुल्ले से परहेज वाली है। ये कौन नहीं जानता कि साहब, भाजपा अगर सांप्रदायिक है तो पूरी पार्टी सांप्रदायिक है। आडवाणी जी देश में सबसे पहले गंगा जमुनी तहजीब जो हमारा है, इस देश की जो पहचान, विभिन्नता में एकता, विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न भाषा के लोग सब मिलजुल कर जो हमारी भारत की जो ये पहचान है, उसमें आग लगाने वाले, उसको गंगा जमुनी तहजीब को ढहाने वाले, बाबरी मस्जिद एक प्रतीक था हमारे। इसको हम खारिज करते हैं। अब आपकी बात हमने हमें कहने दीजिए ना, हम अपने उनको मैंने इसको खारिज करता मैं आप खारिज बात आगे सुनिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, कहीं सुनिए तो आप, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, जो आप जिन पर आप कहने आए हैं उन्हीं को मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपने कहा आडवाणी जी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब राष्ट्रवाद के प्रति आप बोल लीजिए, अरे आप बोल लीजिए, हम आपको बोलने दे रहे हैं, को उजागर करने वाले, आप बोले, हम गए ना, वही था ठाड़ दिया। लेकिन जब जिन्ना के मजार पर गए, एक मिनट, जब जिन्ना के इसी पे आ रहा है, नहीं हमारे चेहरा को नहीं, अपना चेहरा आपका उजागर हो रहा है, आपका चेहरा उजागर हो रहा है ना, आपका चेहरा उजागर हो रहा है। अरे हमारी बात तो करिए ना, हमारी बात सुन लेते हैं, हमें कहने दीजिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं। चलिए, कि जब वो जो है आडवाणी जी को कह रहे हैं कि साहब ये, और नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि साहब ये सेकुलर नहीं है, और वो नरेंद्र मोदी जी की कि जिस घटना से उनको जोड़ा जा रहा है,
नरेंद्र मोदी जी को जिस घटना से जोड़ करके कहा जा रहा है, उस समय माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ रेल मंत्री हुआ करते थे जी। रेल के डब्बा ही जला था। गोधरा प्रकरण जो है वो पोस्ट गोधरा सभी रेल से शुरू हुआ था और माननीय नीतीश कुमार जी गए नहीं वहाँ घटना स्थल पर। उसको जांच कराने की बात तो दूर है, ये भाजपा के लोग भी करें, हम भी करें। तो ये कैसे हो गया कि साहब आडवाणी जी ठीक नरेंद्र मोदी खराब, जबकि सारा जग जान रहा है कि आडवाणी जी के चेला ही कहे जाते थे, आज भी वो कह रहे हैं हम उनके शिष्य हैं, मोदी जी अपने कहते हैं, सारे लोग जानते हैं। तो आडवाणी जी के नाम पर ये शायद है। ये मामला ये है कि जब इन लोगों ने देख लिया कि राज्य के लोगों को आंख धुलने का जब ये हो गया, जब आपस में लड़ाई होने लगी, होता था कि सारा श्रेय कोई एक अकेले ले जाने की बात होती थी। सुशासन का पोल खुलने लगा, सच्चाई जब होने लगा, आपस में इन लोगों का जो शेयर डिवीजन में जब ये पड़ा है तो कुछ ही हो रहा है। आज भी स्टैंड क्लियर, आज भी ये नहीं कर रहे हैं कि हम हट रहे हैं, आज भी जो इतने बयान आ रहे हैं तो अभी नहीं, दोनों अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बात बन जाए, बन जाए ना। तो अभी ये मुझको लगता है कि नूरा कुश्ती है, स्टैंड पहले क्लियर हो तब हम लोग देखेंगे, स्टैंड क्लियर होगा उसके बाद। शकील साहब, ये पूरी स्थिति क्या कहेंगे, ये दोनों के गठबंधन को आप सबसे पहले क्या कहेंगे? क्या ये बेमेल शादी था जो अब तलाक की ओर बढ़ रहा है? इस पर कांग्रेस की भी बड़ी निगाहें हैं। निगाह तो सारे घटनाक्रम पे है और कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है इस गठबंधन को एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस के तौर पर हमेशा से देखती रही है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से नीतीश कुमार जी आते हैं और जिस तरह से गठबंधन उन्होंने किया, तो वो जाहिर सी बात थी कि वो बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक था। लेकिन व्यक्ति में और व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होता है, तो नीतीश के विचार में परिवर्तन हुआ और वह सांप्रदायिकता के गोद में पूरे तौर पे चले गए। और बहुत सही कहा अनुज भाई ने, क्योंकि लिब्राहन कमीशन से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर के एक्यूज्ड हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये सब जानता है। जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो उसके पहले का बयान है, इसे ज़रूरी है इतिहास जानना, उसके पहले का बयान आडवाणी जी का है कि हम कार सेवा सिर्फ वहाँ भजन मंडली करने नहीं जा रही है। और लड्डू जब फुटेज देखिएगा, लड्डू जब बांटा जा रहा था बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद, तो बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो इसलिए सांप्रदायिक चेहरा इस देश में आरएसएस का 1925 से लेके आज तक है और वो बना हुआ, और उसके उस तंत्र में जितने लोग भी शामिल हैं वो तमाम लोग सांप्रदायिकता के साथ जुड़े हुए हैं और देश की गंगा जमनी तहजीब को, गंगा और एकता को तोड़ने का प्रयास किया। नंबर 1 तो नीतीश कुमार बुनियादी तौर पर इस अपॉर्चुनिस्ट, इस सांप्रदायिकता की गोद में पिछले दिनों से खेल रहे थे। अब उनका ये जो दलील है, पहले तो गठबंधन बढ़िया से हटा लें, उसके बाद कोई विचार होगा, लेकिन जो दलील वो दे रहे हैं उस दलील के कोई मायने हिंदुस्तान में और बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो रह ही नहीं जाते, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के बीच में तो बिल्कुल ही नहीं। ये बुनियादी फ़र्क बिहार की जनता भी, देश की जनता भी और माइनॉरिटीज़ भी अच्छी तरह समझती है। सांप्रदायिकता के चेहरे के साथ उन्होंने मेल किया है, और चाहे वो आडवाणी हो चाहे वो मोदी है, इस दाग से वो खुद को धुल लें। लेकिन सवाल ये उठता है, कल की तारीख में रविवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वैसे स्थिति में नीतीश जी भाजपा से बाहर हो जाते हैं, आप भी बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। क्या आप कहां तक समझौता कर सकते हैं उनसे? बात है कि संभावनाओं से अलग राजनीति नहीं होती है, लेकिन एक संभावना कांग्रेस के पास कभी नहीं रही है, कभी भी वो किसी भी, इतिहास ही गवाह नहीं है, इतिहास गवाह है कि सांप्रदायिक पार्टी के साथ कोई गठजोड़ नहीं रहा है उसका। हालांकि 89 में रहे हैं और मुलायम सिंह भी रहे हैं और लालू जी भी। अब देखिए, अब आपको कहेंगे तब हम नहीं बोलते हैं, हम इसका जवाब दे देंगे। मैं कह रहा था, हम जवाब दे देंगे इसका। समय जब देख रही है कांग्रेस पार्टी, समय के साथ हम क्या एक्शन लेंगे, क्या रिएक्शन लेंगे, साथ साथ हमारा अभी प्रयास, कांग्रेस पार्टी का प्रयास बिहार में अपनी पार्टी को, अपनी स्थिति को मजबूत करना है। सुधीर जी, आप कुछ कह रहे थे। शकील साहब को इतिहास का अधूरा ज्ञान है, उन्होंने इतिहास को कमतर पढ़ा है, माफ़ करेंगे। और हमारा और नीतीश कुमार का अलायंस अपॉर्चुनिस्टिक नहीं था, हमारा अलायंस नेचुरल था। हम और समाजवादी 1967 से लगातार साथ साथ चलते आए हैं। दीनदयाल उपाध्याय
और डॉक्टर लोहिया के बाद का डॉक्टर लोहिया का दोनों भाजपा में फर्क। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी दोनों ने मिल करके अलायंस किया था और 67 में 9 राज्यों में, सुनिए 9 राज्यों में 67 में हमारी सरकार सम्मिलित सरकार बनी। ये है। और उसके बाद चाहे वो डॉक्टर लोहिया हो और अपने ज्ञानवर्धन ठाकुर हो, सुनिए आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनिए पहले इतिहास सुन लीजिए जी। और हम लोग चाहे लालू यादव हो, कर्पूरी ठाकुर जी रहे हों, डॉक्टर लोहिया रहे हों, या नीतीश कुमार रहे हों, या रामानुज प्रसाद रहे हों, सारे समाजवादी लोग कहीं ना कहीं हम लोग एक दल में भी रहे, जनता पार्टी में, भारतीय जनता जनसंघ, गैर कांग्रेसवाद के नाम पर गैर कांग्रेसवाद के नाम पर है। जब कांग्रेस हम लोगों ने महसूस किया था, हमारे महापुरुषों ने, और हम भी आज भी महसूस करते हैं, कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। एक दूसरी बात, इस गैर कांग्रेसवाद के नाम पर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ, ये हमारा स्लोगन था। और जहां तक इन्होंने कहा हमने कभी और कांग्रेस पार्टी, लालू यादव कांग्रेस पार्टी का अलायंस अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, मुलायम सिंह यादव का अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है, द्रविड़ द्रमुक के साथ उनका अलायंस अपॉर्चुनिस्ट है कांग्रेस पार्टी का। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा वह मुस्लिम लीग जो इस देश के विभाजन के लिए जिम्मेवार है, जिस मुस्लिम लीग ने देश का विभाजन कराया, उस मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी ने केरल में सरकार बनाया। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, केरल में मुस्लिम लीग के साथ हमने सरकार बनाया, इससे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट, इससे बड़ा कम्युनल कोई स्टेप हो ही नहीं सकता है। ये जितना कस के स्टूडियो में बोलिए, जो आपने बोलिए, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। क्या नहीं बनाया बता दीजिए आप, सत्य को नहीं आपने बनाया कि नहीं मुस्लिम लीग के साथ? बताइए, साफ ये कहता आप बताइए मुस्लिम लीग के साथ आपकी सरकार थी कि नहीं? अडवाणी जी जिन्ना जी के मजार पर चले गए और माथा टेक दिया, वो बात छोड़िए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, चरित्र, उसका कैरेक्टर वैचारिक तौर पर सांप्रदायिक रहा है। जिन्ना को भी कांग्रेस आप ही लोगों ने बनाया था, और जितने भी कमीशन जिन्ना बाय नेचर सेकुलर बोलने दीजिए, जिन्ना को कांग्रेस आप ही लोगों ने बनाया था। कांग्रेस की राजनीति थी। जरा चलते हैं अभिरंजन जी के पास। अभिरंजन जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं और कुछ बोलना चाह रहे हैं। जरा अभिरंजन जी के पास जरा जाने की। अभिरंजन जी, आप हमारे तीनों नेताओं को आप सुन रहे हैं और आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। ये पूरी स्थिति जो हाल के दिनों में बिहार में जो बदली है, बिहार की राजनीति में बदली है, हमें तो ये दोनों गठबंधन ही बेमेल लग रहा है। अब तलाक की स्थिति भले ही आ गई हो, इसके बाद जो स्थितियां बनेगी वो अपने आप में एक बड़ा ही मतलब दूसरे ओर इशारा करेगी। और रामानुज जी बैठे हुए हैं, अब तक विपक्ष में थे, ये बेचारे, इनकी कुर्सी विपक्ष की भी चली जाएगी। इनकी कुर्सी तो विपक्ष की चली जाएगी तब जब गठबंधन टूटेगा। अभी तो मुझे लगता है कि ये पति पत्नी के झगड़े से अलग कहीं मतलब जो अपने गोतनी जिसको कहा जाता है, तो ये दो गोतनियों का झगड़ा लग रहा है। और दोनों गोतनियां जो हैं अपने घर की छत पे आ गई हैं और एक दूसरे की तरफ हाथ उठा कर जो है, झाड़ू उठा कर जो है पूरा उकटा पैंची कर रही है और पूरा गांव देख रहा है। तो ये झगड़ा कुछ दो गोतनियों के झगड़े जैसा हो गया, पति पत्नी के झगड़े जैसा मुझे अब नहीं लग रहा है, ये उससे आगे निकल चुका है जी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि देखिए, ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। रामानुज जी की विपक्ष की कुर्सी तब जाएगी जब इन लोगों का गठबंधन टूटेगा। कहना बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, इन लोगों को किसी भी तरीके से आप इन लोगों के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कौन क्या करेगा। आज नीतीश जी ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी इनके मंत्रियों को कि आप जो है जनता दरबार में सोमवार को आइए। शरद यादव ने कह दिया कि भैया हमने प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अल्टीमेटम नहीं दिया कि 2 दिन में आप जो है प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करिए। उधर सुषमा स्वराज जो है ट्विटर पे आंसू बहा रही हैं, कह रही है कि अगर कांग्रेस को हराना है तो एनडीए को एकजुट रखना पड़ेगा। आडवाणी की राय भी मुझे लगता है करीब करीब यही है। तो एक ऐसे माहौल में बड़ा कहना मुश्किल है। इनके जेडीयू के भी जो बड़े नेता हैं, जैसे नीतीश जी हैं और शरद यादव हैं, 2 बड़े नेता हैं, ये दोनों थोड़ा संयम बरत रहे हैं। जो बीजेपी के भी बड़े नेता हैं, लाल कृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज और राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, ये सारे लोग जो है थोड़ा संयम बरत कर बयान दे रहे हैं। और निचले नेताओं को इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला जो है मल्ल युद्ध करने के लिए छोड़ रखा है। तो ऐसे में देखिए, कायदे से देखने को तो लग रहा है कि ये गठबंधन वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन के सहारे इसको किसी तरह से जिंदा रखा जा रहा है। या कई लोग ये भी कहते हैं कि ये क्लिनिकली डेड हो चुका है ये गठबंधन, और बस इसके किन्हीं वजहों से इसकी घोषणा जो है टाल कर रखी गई है कि इसकी मृत्यु की घोषणा 1-2 दिन बाद की जाए।
तो कई चीजें हो सकती हैं। इन लोगों के बारे में कोई प्रेडिक्शन करना बेकार है। जब जिस वक्त ये कह देंगे कि भैया अब गठबंधन टूट गया है, मैं तो उसी वक्त मानूंगा कि इनका गठबंधन टूट गया है। अभी तो पूरी की पूरी नूरा कुश्ती चल रही है। ये बात जरूर है कि अगर ये गठबंधन टूटता है तो इससे इसका नुकसान भले रामानुज जी की पार्टी को तत्काल ये होगा कि उनकी विपक्ष की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन मैं मानता हूं कि कुल मिलाकर बिहार को इसका फायदा होगा। दूरगामी फायदा भी इनको होगा। दूरगामी फायदा उनको होगा कि नहीं होगा, तत्काल बिहार को फायदा ये होगा कि अभी 209 सीटों के पहाड़ पर नीतीश कुमार जी जब खड़े होते हैं तो उनको उस ऊंचाई से जनता कीड़े मकोड़े की तरह, चींटियों की तरह रेंगती हुई नजर आती है। लेकिन जब उस पहाड़ से उतरकर गिरकर जब वो एक पहाड़ी पे आ जाएंगे जो 118, 120, 125 सीटों वाली पहाड़ी होगी और उनको चुनौती देने वाला 91 सीटों वाला, मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं कि बराबर ताकत वाला विपक्ष होगा, तब उनको जनता जो है थोड़ी सी बड़ी नजर आएगी। अभी जो चींटियों की तरह और कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगती नजर आ रही है ये चीज। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, हमने अब्दुल बारी सिद्दीकी से एक बार पूछा था कि सिद्दीकी साहब, आप लोग जो है नीतीश जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सदन में मुस्कुराते हुए रहते हैं, कभी आप उनको पलटकर उस तरीके से जवाब नहीं देते हैं। तो सिद्दीकी साहब ने जो है अपना रोना रोया। उन्होंने कहा क्या करें, मेरे पास कुल मिलाकर 23 लोग हैं, उसमें भी बड़े से बड़े डिबेट में 14-15 लोग आते हैं। अब 14-15 लोगों के सहारे हम कैसे इनके 210 लोगों को जवाब दें। तो ये चीज है। तो अगर अब्दुल बारी सिद्दीकी की बातों से यह मतलब निकाला जाए कि संख्या बल से ही ताकत आती है, तो बीजेपी के पास निश्चित रूप से 91 विधायक हैं। और जब नीतीश जी के विपक्ष में खड़े होकर सुशील मोदी बैठेंगे, अश्विनी चौबे गरजेंगे, गिरिराज सिंह गरजेंगे, ये सारे लोग जब गरजेंगे तो मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों से आंखें चुराना नीतीश कुमार के लिए इतना आसान नहीं होगा। अल्पसंख्यक कार्ड खेलना इतना आसान नहीं होगा। अल्पसंख्यक बहुल जिलों में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। मैंने कितनी दफा आंकड़े दिए कि पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। यहां तक कि पिछले 7 साल में जो मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पर स्थितियां खराब हो गई हैं। फारबिसगंज में बीजेपी के विधान पार्षद के लिए इन्होंने गोली चलवाकर कई मुसलमानों की हत्या करवा दी, उसको इंसाफ नहीं दिया। तो मुसलमान इस गुमराही में मुझे नहीं लगता आने वाला है। तो नीतीश जी के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति है। एक बिहार को दमदार विपक्ष मिल जाएगा, मुस्लिम पर उनका जादू चलेगा कि नहीं चलेगा अभी भविष्य के गर्त में है। और कई सारी चीजें अभी आगे देखिए होता है क्या। सुधीर जी, क्या वाकई में जो अभिरंजन जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सत्य है क्या? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिहार तो बदला है, बिहार का विकास हुआ है। हम लोगों ने मिलजुल करके बिहार को एक नया कलेवर दिया है। और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार होती है, आप देखिएगा अभी भी देश में विकास की एक नई लकीर हम लोग खींचते हैं। और देश के में विकास दर अभी आप देखिएगा जिन राज्यों का सबसे अधिक है, तो सर्वाधिक विकास दर वाले राज्य हमारे शासित हैं या हमारे सहयोग वाले हैं, चाहे वह बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। ये सारे सर्वाधिक विकास दर जो है ये हमारे शासित राज्यों का ही रहा है। और अगर इनके शासित राज्यों को ले लिया जाए तो अभी जो राष्ट्रीय विकास दर है, अभी जो नेशनल जो जीडीपी है, वो नेशनल जीडीपी में अभी जो 5 पर आया है, वो 5 पर आया है, वही आ जाएंगे 3 पर, अगर 2 पर आ जाएंगे। इतना पुअर परफॉर्मेंस है कांग्रेस शासित राज्यों का। तो विकास तो हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि देश निर्माण के लिए हम राजनीति में आए हैं। हम कोई इनके जैसा सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। हम इनके जैसा केवल स्वार्थ साधन के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, जो कांग्रेस के लोग भाई हमारे करते रहते हैं। तो इसलिए बिहार में भी विकास हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों ने एक इतना प्रचंड जनादेश भी दिया था, वही विकास देख करके। और आगे बिहार की जनता यह चाहती है, बिहार की जनता यह चाहती है गठबंधन नहीं टूटे, और गठबंधन को तोड़ने वाला चाहे जो कोई भी होगा उसको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। ये मैं आपको बता दूं। बीजेपी भले ही उसको माफ कर दे, लेकिन बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। सवाल ये उठता है कि बिहार की जनता को क्या मिलेगा, क्या मिला है, इस पर भी बिहार की जनता फैसला करेगी और सोचेगी बिचारे की। फिलहाल आप लोग नजर बनाए रखें और हम भी नजर बनाए हुए हैं। यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को जारी रखेंगे। दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की, दुश्वारी का सबब यही।
बेवकूफ़ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी हैं करते तो चर्चा नहीं होती।